हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के साइंस के अनसॉल्व पेपर 2022 वाले सेट नंबर 2 824 MBN। इसके जो साइंस मतलब फिज़िक्स वाला पार्ट था उसमें हमने काफ़ी काम कर लिया था। 2 वीडियो बन चुके थे जहाँ पे हल हो चुके थे। आज की इस थर्ड वीडियो में सेट के और हम रसायन विज्ञान वाले हिस्से को लेकर आए हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे लिखना है आपको बताया है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है, ये प्रश्न उतार देना है, उसका विकल्प लिख देना है, या फिर आप सीधा विकल्प भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस थोड़ा सा दूरी बना के लिखना ताकि चेक करने वालों को दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे आपने आंसर लिखा है। सब समेट के लिख दोगे तो वो देख नहीं पाएगा तो नंबर कम दे देगा। तो थोड़ी दूरी बना के लिखना, बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट है। बस लिख देना और हमको उत्तर मतलब नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये जो 10H2O वाला होता है ना, ये याद रखना। 10H2O वाला Na2CO3 × 10H2O कपड़ा धोने वाला साबुन। ठीक, कपड़ा धोना है, पानी में भिगो के साबुन को मतलब धोना है। उसमें पानी ढेर सारा होना चाहिए, 10H2O होना चाहिए। तो ये बात है, ढेर सारा पानी होना चाहिए कपड़ा धोने के लिए। ओके, ये हो गया। और एक विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो वैसे नीले को लाल कर देने वाला जो होता है वो अम्ल होता है, पर अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो विकल्प देख करके काम कर सकते हो। ठीक है, क्या विकल्प देखना है? आपको पता होना चाहिए कि 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। और याद रखना कि ये जिसके बारे में भी नीले को लाल, लाल को नीला, कुछ भी कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इनमें देखना कोई कौन डिफरेंट है। 7 उदासीन है तो 7 तो पूछेगा ही नहीं। ठीक, 7 से अधिक ये दोनों हैं, ये क्षारीय हैं, और 7 से कम केवल एक विकल्प है जो अम्लीय है। यानी डिफरेंट क्या है? 7 तो उदासीन होता है, आपको पता है। ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता किसी भी क्वेश्चन के लिए, चाहे वो नीले को लाल करे या लाल को नीला करे, कुछ भी लाल पीला करे, उससे कोई मतलब नहीं होता 7 से। ओके, तो परिवर्तन कौन करता है? या तो अम्लीय करते हैं या तो क्षारीय करते हैं। अब 7 से अधिक ये दोनों लोग हैं, क्षारीय हैं, तो ये दोनों लोग तो उत्तर हो ही नहीं सकते। एक अकेला बचता है अम्लीय वाला, ये जो 6 है। तो आपको बस इस पे विकल्प सही लगा देना है, मतलब ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, याद रखना कि जो भी डिफरेंट होगा वही पे लगाना है, फिर चाहे वो नीले से लाल करे या लाल से नीला करे। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको याद करने के लिए। ठीक है, ताकि आपको कोई इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये जो गा वाला प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में किसमें कीटोनिक समूह उपस्थित है, यानी कि किसमें कीटोन है? तो इसमें देखो पहले वाले में OH दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो एल्कोहल है। OH दिखाई दे गया, एल्कोहल है, तो ये तो नहीं होगा। लास्ट वाला भी एल्कोहल है, ये भी नहीं होगा। ओके, कीटोन इसमें है, दूसरे वाले में, इसमें काहे नहीं है यार? इसमें CH3 जुड़ा है, 2 हिस्सों में अलग है, तो यही कीटोन ऐसे ही जुड़ता है। और ये जो है एल्डिहाइड है, CHO जो है एल्डिहाइड होता है। तो ये तो अपना सही उत्तर नहीं होगा, केवल दूसरा वाला विकल्प अपना सही है। ठीक, इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आपका उत्तर है। ओके, छठवां का वाला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या कीजिए। देखिए, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कुछ लोग कह लेते हैं। अपचयन को हमेशा अपचयन ही कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऑक्सीकरण को उपचयन कह लेते हैं और अपचयन को अपचयन ही हमेशा कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा में लिखना कि ऐसी रासायनिक क्रिया, यानी वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन पृथक होता है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और इसका एक उदाहरण आता है, मैं दिखाऊं तो उदाहरण ये देख लो। ऐसा लिख लो कि भैया SnCl2 + Cl2 चेंज इनटू SnCl4, ऐसा कुछ लिख लो, या फिर आपको जो भी याद हो वो लिख लेना, काम हो जाएगा तेरा। ठीक, अपचयन की बात करेंगे तो वह प्रक्रम जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का संयोग होता हो या ऑक्सीजन पृथक होता हो, अपचयन कहलाता है। और इसमें क्या लिख लेना है? कोई भी इसे लिख लेना, CuCl2 + Cu, इसमें ये कॉपर जुड़ जा रहा है, 2CuCl2 हो जा रहा है। तो बस ये हो गया। इसमें क्लोरीन कुल मिला के अलग हो रहा है,
ठीक है, ऐसा कहा जाएगा, प्रेडिक्ट किया जाएगा कि इसमें से क्लोरीन अलग हो रहा है। तो ये हो गया आप चेन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे ये भी बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, और इसमें अणु सूत्र जो इसका हमको सूत्र ही तो पूछ रहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे थे CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और अगर इसका जल से अपक्रिया कराया जाता है तो हमको जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। हमको कहा जा रहा है जिप्सम कैसे प्राप्त होते करेंगे, तो इसकी जल के साथ अपक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक है, अब यह क्रिया कौन सी है ये देख लेते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O में प्लस 3/2 यानी कि 2.5 H2O, ठीक है 1.5 H2O सॉरी, जुड़ जाएगा तो CaSO4 इंटू 2 H2O बन जाएगा। ये जिप्सम बन चुका है। या तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, मतलब अब मैं तो कहूँगा यही रिएक्शन याद रखें। और इसमें जब आपसे पूछा जाता है कि जिप्सम से कैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त करेंगे, तो आप इसको आगे लिख कर इसको पीछे लिख देंगे, बीच में एक डेल्टा बना देंगे, लो भैया जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गए। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहना है कि आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणु के आकार में क्रम क्या परिवर्तन होता है, क्रमशः क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की बात की जा रही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या कम होती है। परमाणु क्रम बढ़ जाता है, परमाणु त्रिज्या कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या कम हो रही है, यानी परमाणु का आकार कम हो रहा है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों की परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे इसकी परमाणु त्रिज्याएँ भी बढ़ती है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएँ बढ़ेंगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाने पर वो कम होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमारे पास है एसिटिक अम्ल CH3COOH। तो यहाँ पे इसका जो IUPAC नाम है ये एथेनोइक अम्ल। और यहाँ पे है एसीटोन में है CH3COCH3, और इसका जो IUPAC नाम है ये है प्रोपेनोन। और 7वें का खा वाला क्वेश्चन है, इसमें से निम्नलिखित अपक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जेल, और यहाँ पे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट चेंज इनटू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉयल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे गैस आप ना लिखें तब पर भी चलेगा, CO2 लिख दें, चेंज इनटू CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल आपका बन चुका है। तो ये एक संतुलित समीकरण है, आप ये लिख लेंगे। और जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो जिंक है Zn और प्लस सिल्वर नाइट्रेट यानी 2AgNO3, आगे 2 लगाएंगे संतुलित करने के लिए, और ZnNO3 का होल टॉइस ये हो जाएगा प्लस 2Ag। ये आपका एक संतुलित समीकरण बनकर तैयार हो चुका है। अगला जो क्वेश्चन है 8 वाला, इसमें कहा गया है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो ये सारी चीज़ें हम बैक टू बैक एक एक करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ क्रिया करता है। तो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसके साथ 2 लगा दिया गया है और 2Na ले लिया सोडियम। इसके साथ अपक्रिया करने के बाद C2H5ONa और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है, और यहाँ पे 2 लगा दिया गया है इस समीकरण को संतुलित करने के लिए।
तो एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, C2H5OH ये है एथिल अल्कोहल, इसको क्लोरीन यानी Cl2 4 क्लोरीन लेना है प्लस 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ जब गर्म करेंगे तो भैया आपको CHCl3 और 5 NaCl और साथ में HCOONA प्लस 5 H2O प्राप्त होगा। ये हो गया आपका रिएक्शन। अगला वाला था भी एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है। एसिटिक अम्ल है CH3COOH और COOH प्लस NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट बनाता है CH3COONA प्लस H2O, ठीक है, ये हो जाएगा। एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2CR2O7 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH, ठीक है, ये अपना हो गया एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल ये C2H5OH यही सेम एथिल अल्कोहल ही है, दूसरी तरह से लिखा गया है या फिर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सब चलेगा। K2CR2O7 प्लस यहाँ पे H2SO4 प्लस ऑक्सीजन तो चाहिए ही होगा इसके, मतलब के साथ गर्म करने पर क्या होता है CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल बन जाता है, ठीक, ये हो जाता है। और अगला वाला है तो एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है, और इसके साथ जब क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है CH3COO C2H5 और प्लस H2O बनाता है। आगे जो क्वेश्चन है वो अथवा करके है भैया, इसमें भी 7 नंबर के क्वेश्चन है। इसमें कहा गया संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए साबुन की सफाई प्रक्रिया पे और संकलन अपक्रिया पे, संक्षारण पे। तो यहाँ पे है भैया साबुन का स्वच्छीकरण क्रिया, आप देख सकते हैं क्या होता है वो देखते हैं। साबुन के लंबे अणु लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जल में घोलने पर यह कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। ये आयन के 2 भाग होते हैं, जलरागी COO- समूह और जलविरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला ये जलविरागी है और यहाँ पे जो आयनिक भाग है वो ये है जलरागी। अब ये क्या करते हैं, साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO- ऋणायन कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाता है। इन कणों में कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय धनावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे मीसेल कहते हैं। मीसेल आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये इकट्ठा हो गया भैया, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे जलरागी है, ये जलविरागी है, सब इकट्ठा ऐसे बना लेते हैं, मीसेल कहते हैं। इस कारण जल में इमल्सन का निर्माण हो जाता है। जब साबुन का यह इमल्सन धूल मैल आदि के संपर्क में आता है तो इसके कण मीसेल के केंद्र में समा जाते हैं, यहाँ पे केंद्र में समा जाते हैं और इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में सहायता करता है, जिससे इसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। पानी से धोकर ये मिसेल गंदगी, मैल, तेल आदि को साथ लेकर के पानी से बाहर निकल जाती हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। अब संकलन अपक्रिया की बात कर रहे थे यार। संकलन का मतलब होता है संयोजन, मेरे ख्याल से यही रहना चाहिए। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NH3 प्लस HCl मिलकर के NH4Cl बना लिए हैं। ये हो गई एक संयोजन अपक्रिया। और अब बात कर लेते हैं संक्षारण की। तो वह क्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से
धीमी अपक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, चांदी के आभूषण की काली परत जमना। संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके मिश्र धातु बनाकर या अन्य परत को चढ़ाकर रोका जा सकता है। तो ये संक्षारण आपको लिख देना है और बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।